हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं कंटिंजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको HPSC और NTA नेट की तैयारी करवाऊंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से MCQ के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है, अब कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या होती है बच्चों? कि कंटिंजेंसी थ्योरी, आपने अगर मेरा पहला वीडियो लेक्चर देखा है लीडरशिप थ्योरी के ऊपर, तो मैंने बताया हुआ है कि जो लीडरशिप थ्योरी है वो हमारे 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4। जो पहला हिस्सा है वो हमें ट्रेड थ्योरी के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा हिस्सा जो है वो हमें बिहेवियरल थ्योरी के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो हमें बताता है कंटिंजेंसी थ्योरीज के बारे में, कंटिंजेंसी थ्योरीज। एंड देन द फोर्थ वन इज एमर्जिंग लीडरशिप थ्योरीज। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे 4 थ्योरीज, जिसमें से जो सबसे पहली थ्योरी है वो हमारी है फीडलर कंटिंजेंसी थ्योरी। ठीक है, अब फिडलर को फादर ऑफ कंटिंजेंसी थ्योरी भी बोला जाता है, फादर ऑफ कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है। उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, देखो उन्होंने ना एक सिंपल सी बात बोली थी। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये फिडलर थे वो ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम ये था फ्रेड E. फिडलर, और ये जो थ्योरी है वो 1960s के आसपास उन्होंने दी थी। तो पहला क्वेश्चन बनता है जो कि आपके जो फादर ऑफ कंटिंजेंसी थ्योरी किसको बोला जाता है, आपको याद रखना है फ्रेड E. फिडलर ने। और ये जो थ्योरी है वो कब आई थी? 1960s के अराउंड आई थी। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अब इसका ना मेन कॉन्टेक्स्ट समझो, बहुत आसान है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये थ्योरी हमें ये बोलती है कि जो एक लीडर है वो 2 लीडरशिप स्टाइल फॉलो करता है। या तो वो टास्क ओरिएंटेड हो सकता है, ही कैन बी ईदर टास्क ओरिएंटेड और ही कैन बी ईदर रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ठीक है, तो अभी तक हमें समझ में आया कि ये जो कंटिंजेंसी थ्योरी है, पहली कंटिंजेंसी थ्योरी, उसको जो बोलते हैं फिडलर कंटिंजेंसी थ्योरी, जो 1960s के आसपास आई थी, और फ्रेड फिडलर को फादर ऑफ कंटिंजेंसी थ्योरी बोला जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ 2 लीडरशिप स्टाइल है, पहला है टास्क ओरिएंटेड और दूसरा है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। और एक जो इंसान है वो या तो टास्क ओरिएंटेड हो सकता है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो सकता है, और अगर वो टास्क ओरिएंटेड है तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं रहेगा और हमेशा के लिए टास्क ओरिएंटेड ही रहेगा। ये इस थ्योरी की असम्पशन है कि एक लीडर जो है वो एक पर्टिकुलर स्टाइल चूज कर लेता है और फिर उसी को चूज करता है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी इस थ्योरी में नहीं है कि लीडर जो है वो कभी टास्क ओरिएंटेड बन जाए, रिलेशनशिप ओरिएंटेड बन जाए, ऐसा नहीं है। सो लीडरशिप स्टाइल हमारा है। तो अब ये क्या है भाई, टास्क ओरिएंटेड का क्या मतलब है, हम समझने की कोशिश करते हैं। टास्क ओरिएंटेड जो लीडर है वो आप समझना कि बहुत ही डायरेक्टिव होते हैं, मतलब जिनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, बहुत ही डायरेक्टिव और बहुत ही फोकस्ड, मतलब जो आपको सिर्फ डायरेक्शन देना जानते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, आपको वैसे काम करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फोकस्ड रहते हैं काफ़ी तरफ अपने काम की तरफ, वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जो है ज़्यादा फोकस रखते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो है वो आपके लिए क्या करेंगे, डेडलाइंस वगैरह देंगे कि दे विल सेट डेडलाइंस। उसके बाद जो है दे विल मेक टास्क असाइनमेंट, दे विल मेक टास्क असाइनमेंट, मतलब आपको टास्क क्या करना है वो बताएंगे, आपकी डेडलाइंस को सेट करेंगे, डायरेक्टिव होंगे, सिचुएशंस को स्ट्रक्चर करने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्या सिचुएशन जो है हमारे साथ हो सकती है, उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें। फिर जो दूसरा लीडरशिप स्टाइल है वो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अब रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर जो होते हैं दे फोकस ऑन पीपल, आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे, दे फोकस ऑन पीपल, दे आर वेरी मच कंसिडरेट इन नेचर, मतलब कि वो लोगों के बारे में सोचते हैं, इतना तब प्रोडक्टिविटी के बारे में इतना नहीं सोचते जितना वो लोगों के लिए कंसर्न होते हैं। एंड दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्गली डायरेक्टिव एज, मतलब काम वो भी करवाते हैं बट इतनी जो है इतने सिर्फ काम ऐसा नहीं करते, वो काम भी करवाते हैं और कंसर्न भी रहता है उनके लोगों के प्रति। तो हमें समझ में आया कि फ्रेड जो फिडलर है उन्होंने 2 लीडरशिप स्टाइल दिए, कौन कौन से, एक तो था हमारा ये टास्क ओरिएंटेड, दूसरा था रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अब टास्क ओरिएंटेड जो है वो
टास्क ओरिएंटेड जो है वो क्या होता है कि हमारे जो लीडर हैं वो बहुत ही फोकस्ड रहते हैं, दे आर डायरेक्टिव, वो आपके लिए डेडलाइन सेट करते हैं, टास्क असाइनमेंट सेट करते हैं। रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है दे आर कंसिडरेट, दे थिंक मोर अबाउट पीपल, ठीक है, इतने स्ट्रांगली डायरेक्टिव नहीं होते हैं। तो ये हमने 2 चीज़ें इसके बारे में पढ़ी। अब एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप स्टाइल है कहीं ना कहीं कंटिजेंसी थ्योरी, पहले तो मैं आपको बता दूं कंटिजेंसी थ्योरी क्या होती है कि सिचुएशंस के हिसाब से जो है एक लीडर अपनी जो क्या कहते हैं अपनी चॉइसेस को, अपनी लीडरशिप करने के तरीके को रिवील करता है। मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो है वो आपका जो ये जो लीडरशिप है वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो कंटिजेंसी थ्योरी हमें ये बताती है कि जो हमारा लीडरशिप स्टाइल है वो कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस थ्योरी में हमारी 3 तरह की सिचुएशन आती है। आपको बस पूरी थ्योरी समझ में आएगी, आप ना ये बात ध्यान से सुनते रहो, ठीक है, बहुत ध्यान से ये चीज़ें सुनते रहो, आपको पूरी थ्योरी समझ में आएगी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहली सिचुएशन है लीडर मेंबर रिलेशन। अब लीडर मेंबर रिलेशन क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड सबऑर्डिनेट कैसा है। सो लीडर मेंबर रिलेशनशिप इज बेसिकली द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, क्या उनके बीच में ट्रस्ट है, ठीक है, क्या उनके बीच में जो है ट्रस्ट है लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में, क्या वो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। तो यहाँ पे जो है लीडर क्या इज़ ही लाइक्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स, क्या वो जो है सबऑर्डिनेट्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएगी लीडर मेंबर रिलेशन में। अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे। तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप इज बेसिकली द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द लीडर एंड द मेंबर, कितना ट्रस्ट एक मेंबर अपने लीडर पे करता है और कितना लाइक और रिस्पेक्ट वो अपने लीडर को करता है, ठीक है। उसके बाद होता है टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर होता है कितना वेल डिफाइंड, मतलब कितने अच्छे तरीके से आपको जो काम करने हैं वो वेल डिफाइंड है। टास्क स्ट्रक्चर इज बेसिकली हाउ योर वर्क इज वेल डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज, ठीक है, जिस तरीके से आपका वर्क स्टैंडर्डाइज होता है, वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। अब अगर आपका जो है टास्क स्ट्रक्चर हाई है, दैट मीन्स आपका काम बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड है कि आपको पता है कब क्या करना है, और बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिक्यूअस मतलब कंफ्यूज्ड सिचुएशन नहीं है, वर्कर्स को बहुत अच्छे से पता है उनको कब क्या करना है, और अनएम्बिक्यूअस सिचुएशन है, सॉरी। और जो लो टास्क स्ट्रक्चर होता है, लो टास्क स्ट्रक्चर होता है कि दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। पहली बात, उनको सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हो रहे हैं, तो पीपल आर नॉट एक्चुअली अवेयर कि उनको क्या करना है। फिर आता है पोजीशन पावर। पोजीशन पावर इज बेसिकली द फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द लीडर, कि लीडर के पास कितनी पावर है। अगर एक लीडर के पास हाई पोजीशन पावर है, दैट मीन्स ही हैज़ द एबिलिटी टू रिवॉर्ड और टू पनिश द सबऑर्डिनेट। मतलब वो डायरेक्टली अप सिचुएशन विद हाई पोजीशन पावर लेट द लीडर हायर पीपल एंड डायरेक्टली रिवॉर्ड देम और पनिश देम, ठीक है, अकॉर्डिंगली। और अगर अगर लो पोजीशन पावर है तो जो है वो फिर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं इतनी पावर उसके पास नहीं है लीडर के पास, और वो कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस कम से कम एक्सर्ट कर सकता है। तो अभी तक हमें समझ में आया जो ये फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी है वो दी गई थी फ्रेड फिडलर के द्वारा 1960s में। हमारे पास 2 तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं, वन इज टास्क ओरिएंटेड वेयर द लीडर इज वेरी मच डायरेक्टिव फोकस्ड एंड इज concerned about the work. Relationship oriented leadership style is basically the leader is concerned more about the people. He is not as strongly directive as in टास्क ओरिएंटेड। और हमारे जो कंटिजेंसी थ्योरी है, बेसिकली जितनी भी कंटिजेंसी थ्योरी है वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो हमारी 3 सिचुएशन होती है। सबसे पहला है लीडर मेंबर रिलेशन। नाउ लीडर मेंबर रिलेशन इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द लीडर विद देयर टीम, और आप कह सकते हो द ट्रस्ट दैट इज द ट्रस्ट लेवल बिटवीन द लीडर एंड द मेंबर। तो आप कितना ट्रस्ट करते हो सामने वाले को, कितनी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द लीडर मेंबर रिलेशन द मोर फेवरेबल इज द सिचुएशन, मतलब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा फेवरेबल आपकी सिचुएशन होगी। देन यू हैव टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर इज हाउ क्लियरली वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड योर प्रोजेक्ट टास्क आर। अगर हाई टास्क स्ट्रक्चर है मतलब सिचुएशन आपके जो स्ट्रक्चर है दे आर वेल डिफाइंड स्टैंडर्डाइज, और जितने ज़्यादा हायर स्ट्रक्चर है दैट मीन्स उतनी ज़्यादा आपके लीडर के फेवर में सिचुएशन है। एंड देन यू हैव लीडर पोजीशन पावर, दैट मीन्स लेवल ऑफ अथॉरिटी, लेवल ऑफ पावर अ लीडर हैव ऑफ देयर टीम, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन होगी। तो अब तक हमें समझ में आया कि अगर हमारी लीडर मेंबर रिलेशनशिप अच्छे हैं,
हमारा जो टास्क स्ट्रक्चर हाई है और लीडर पावर अच्छी है, तो ये सिचुएशन जो लीडर के लिए क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। ठीक है, अगर लीडर के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है तो क्या होगा और अनफेवरेबल है तो क्या होगा, इतना आपको समझ में आया। पहले तो आप ये चीज़ समझो कि ये थ्योरी किसने दी थी, फ्रेड फ्रिडलर ने दी थी 1960s में। 2 लीडरशिप स्टाइल होता है, टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और फिर 3 हमारे सिचुएशनल वेरिएबल होते हैं, लीडर, मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन, पावर। मैं आपको ये पूरी थ्योरी याद करवा के छोड़ूंगी। अब देखो, तो हमारे लिए या तो सिचुएशन क्या हो सकती है, आइदर इट कैन बी फेवरेबल और इट कैन बी अनफेवरेबल। ठीक है, तो फेवरेबल कब है, जब लीडर जो है अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सकता है ग्रुप के ऊपर। उसके बाद देखो, अब आपके लिए सिचुएशन कब फेवरेबल बनेगी, कब अनफेवरेबल बनेगी, बहुत ध्यान से देखना, ऊपर वाली उसको इग्नोर करना। अब हमारे पास 3 सिचुएशन वेरिएबल है, पहला है लीडर मेंबर रिलेशनशिप, दूसरा है टास्क स्ट्रक्चर, तीसरा है लीडर पोजीशन पावर। अगर आपकी जो कैटेगरी है, लीडर मेंबर अच्छे हैं रिलेशन और टास्क स्ट्रक्चर हाई है, ये स्ट्रॉन्ग है पोजीशन, तो भी आपकी सिचुएशन फेवरेबल है। अब इनमें से कोई 2 वेरिएबल भी स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे मान लो लीडर मेंबर रिलेशन अच्छे हैं और टास्क स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, चाहे पावर वीक है, फिर भी जो है ये सिचुएशन आपके फेवर में है। ऐसे ही इसमें आपके लीडर मेंबर रिलेशन अच्छे हैं और टास्क स्ट्रक्चर जो है लो है, और बट लेकिन यहाँ पे पोजीशन पावर अच्छी है, तो भी सिचुएशन आपके कहीं ना कहीं मॉडरेट है, मतलब इन दोनों में ज़्यादा फेवरेबल है, बट कहीं ना कहीं फेवरेबल और मॉडरेट के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपके पास 8 कॉम्बिनेशन आते हैं। कहीं पे आपके लीडर मेंबर रिलेशनशिप वो अच्छे नहीं है, कहीं पे टास्क स्ट्रक्चर लो है, कहीं पे हाई है। अब इसको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको 3 वेरिएबल तो पता ही है। आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर 3 वेरिएबल लिखने हैं, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और लीडर पोजीशन पावर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 4 बार लिखना है गुड 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 गुड। ठीक है, 4 बार आपने गुड लिख दिया। गुड लिखने के बाद आपको फिर 4 बार क्या लिखना है, पुअर पुअर पुअर। तो ऐसे इस तरीके से आप याद करोगे, पहले आपको 4 बार लिखना है गुड, 4 बार लिखना है पुअर, फिर उसके बाद टास्क स्ट्रक्चर में 2 बार हाई, फिर उसके बाद 2 बार लो। तो ऐसे ही आप करोगे, 2 बार हाई, 2 बार लो। उसके बाद दोबारा से आप क्या करोगे, 2 बार हाई, फिर दोबारा से आप क्या करोगे, 2 बार लो। ठीक है, तो हाई लो। ऐसे ही यहाँ पे नीचे वाले में आप क्या करोगे, 1 बार स्ट्रॉन्ग, 1 बार वीक, 1 बार स्ट्रॉन्ग, 1 बार वीक, 1 बार स्ट्रॉन्ग, 1 बार वीक, 1 बार स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको 4 बार गुड गुड गुड, 4 बार पुअर, यहाँ पे 2 बार हाई, 2 बार लो, 2 बार हाई, 2 बार लो, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक, ऐसे करके आपके 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जो कि ध्यान से देखना कि ये जो 2 हैं आपके, वो क्या रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे। ठीक है, अगर ये फेवर में है सिचुएशन तो क्या करना है मैं बताती हूँ। और ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे देखो सब चीज़ ही लो है, पुअर है और वीक है सिर्फ, है ना, तो ये जो है आपका अनफेवरेबल सिचुएशन है। और ये जो सिचुएशन है 3, 4, 5, 6, ये जो है आपकी मॉडरेट सिचुएशन है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपकी फेवरेबल सिचुएशन है तो आइदर यू कैन गो फॉर दी टास्क ओरिएंटेड स्टाइल। ठीक है, फेवरेबल सिचुएशन है तो यू कैन गो फॉर दी टास्क ओरिएंटेड स्टाइल, और अनफेवरेबल सिचुएशन है तो भी। तो टास्क ओरिएंटेड लीडर टेंड टू परफॉर्म बेस्ट, टास्क ओरिएंटेड स्टाइल लीडर टेंड टू परफॉर्म बेस्ट इन ग्रुप सिचुएशन आइदर दैट आर वेरी मच फेवरेबल और वेरी मच अनफेवरेबल। मतलब जो टास्क ओरिएंटेड स्टाइल है, जहाँ पे लीडर्स डायरेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द वर्क, डेडलाइन सेट करते हैं, असाइनमेंट सेट करते हैं, टास्क असाइनमेंट, तो वहाँ पे आपका क्या होता है बेसिकली, वो फेवरेबल सिचुएशन है। फेवरेबल मतलब आपके लीडर मेंबर रिलेशन अच्छे हैं, पोजीशन पावर अच्छी है, टास्क स्ट्रक्चर हाई है। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल आपके अच्छे हैं। अनफेवरेबल क्या है कि लीडर मेंबर अच्छे भी नहीं है, लीडर इज़ बेसिकली डिसरिस्पेक्टेड, मतलब कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, पोजीशन पावर भी नहीं है, और कहीं ना कहीं टास्क स्ट्रक्चर भी, मतलब काम भी नहीं पता किसको क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में भी टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप का ही काम आएगी, और ऐसी सिचुएशन में। और जो मॉडरेट सिचुएशन थी, अगर आपको याद हो तो 3, 4, 5, 6, जहाँ पे 2 वेरिएबल कभी अच्छा कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल काम आएगा। तो ठीक है, अभी आपको ये मोटी मोटी सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको क्रिटिसिज्म का बता देती हूँ, फिर मैं इस थ्योरी को आपको रिवाइज कराऊंगी। देखो, क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसमें मान के चलते हैं हम कि इंडिविजुअल जो है का जो लीडरशिप स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है। उसके बाद हम
पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में कहीं बात ही नहीं करते इसमें। फिर उसके बाद वैलिडिटी के ऊपर भी सवाल है इस मॉडल के। दूसरा, एक क्लियर डिफरेंस नहीं है फेवरेबल और अनफेवरेबल, क्लियर कंपैरिजन जो है वो कहीं ना कहीं हमारा मिसिंग है, ठीक है। तो अब इस थ्योरी को अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ, फ्रेडलर कंटिजेंसी थ्योरी, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया, लेट मी टेक अ गुड पेन, ठीक है। फ्रेडलर कंटिजेंसी थ्योरी, ठीक है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले तो ये 1960s में आई थी। फ्रेड फिडलर को फादर ऑफ कंटिजेंसी थ्योरी भी बोला जाता है। इसमें क्या था बेसिकली आपका कि आपको दो लीडरशिप के स्टाइल गिवन है। कौन से? एक है आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड और एक है आपका टास्क ओरिएंटेड। रिलेशनशिप ओरिएंटेड दैट इज़ मोर कंसर्न विद द पीपल, टास्क ओरिएंटेड जो आपका दैट इज़ मोर कंसर्न विद द वर्क। फिर उसके बाद हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाते हैं, लीडर मेंबर रिलेशन, पोजीशन पावर, और पोजीशन पावर के बाद आपका आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है लीडर मेंबर हो गया, आपका एक पोजीशन पावर हो गया, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, लीडर मेंबर हो गया, पोजीशन पावर हो गया और टास्क स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये 3 आपके क्या होते हैं, ये स्टाइल होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो ये तीनों अगर हाई है तो फेवरेबल सिचुएशन, ये तीनों लो है तो अनफेवरेबल। और मैंने आपको 8 कॉम्बिनेशन बताए थे जिसमें से पहले 1-2 फेवरेबल है और आखिरी के 7-8 अनफेवरेबल है, और बीच के जो है 3, 4, 5, 6 वो जो है इंटरमीडिएट है। तो फेवरेबल सिचुएशन है तो यू शुड गो फॉर टास्क ओरिएंटेड स्टाइल, और अनफेवरेबल है तो यू शुड गो फॉर दी टास्क ओरिएंटेड स्टाइल। बट इंटरमीडिएट है तो आप जो है इस्तेमाल करो किसका, रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल का। तो ये थी हमारी पहली थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई होगी, मैंने बहुत टाइम ले लिया बट लेकिन आपको ये थ्योरी याद हो गई होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे है हर्शीज ब्लैंचर्ड सिचुएशनल मॉडल, जो कि 1996 में आया था। काफ़ी लोगों की बर्थ डेट हो गई है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। कब आई थी ये थ्योरी, 1996 में आई थी, ठीक है। इस थ्योरी इसको हम ना लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ है, लाइफ साइकिल क्यों बोलते हैं, एक ह्यूमन की भी एक लाइफ साइकिल होती है। पहले वो छोटा होता है, बड़ा होता है, एंड देन और बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, इस तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही इसमें क्या बोला गया है कि जो सबॉर्डिनेट है वो टाइम के साथ मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो हमें उनसे उसी तरीके से डील करना चाहिए। लीडर हैज़ टू मैच द स्टाइल विद द नीड ऑफ द सबॉर्डिनेट विच मूव्स इन स्टेजेस एंड हैज़ अ साइकिल। मतलब कि लीडर को जो है अपना स्टाइल, जो भी लीडरशिप स्टाइल है वो सबॉर्डिनेट्स के जो स्टेजेस में वो मूव कर रहा है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, ठीक है। इसको हम सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल भी बोलते हैं, लाइफ साइकिल थ्योरी भी बोलते हैं, और ये 1996 में आई थी, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, देखो इसमें ना 3 इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट्स हैं आपके। सबसे पहला है इसमें रिलेशनशिप बिहेवियर। देखो ये ना मिलता जुलता है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ना 3 चीज़ें तो एक इसमें टास्क बिहेवियर है। टास्क बिहेवियर मतलब ये तो पहला आपका ये जो पिछली फ्रेडलर की थ्योरी थी ना, इसके जैसा ही है कि टास्क बिहेवियर है, फिर आपका रिलेशनशिप बिहेवियर है। बस इसमें एक चीज़ ऐड ऑन हो गई, मैच्योरिटी लेवल। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला है टास्क बिहेवियर। अब टास्क बिहेवियर जो है वो क्या है, बेसिकली एक्सटेंड टू विच लीडर स्पेल्स आउट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि जो लीडर है वो ड्यूटी बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, टास्क बताएगा, वही सेम चीज़ आ गई, टास्क असाइनमेंट बताएगा, डेडलाइन बताएगा, उनके लिए डायरेक्शन देगा, गोल को सेट करेगा, डिफाइन करेगा गोल्स को। बेसिकली इन दिस अ वन वे कम्युनिकेशन एग्जिस्ट। So leader is providing direction to the followers, and he is defining what, where and how the activities are to be done. Okay, you're clear with the task behavior. Second, we have relationship behavior. Relationship behavior is how much leaders are likely to maintain personal relationship with the followers, ठीक है। तो ये 2-way communication होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है तो पहली थ्योरी वाला सेम ही है ये। अब इसमें जो नया वेरिएबल ऐड हुआ है, लेट मी चेक, हाँ, तो ये जो नया वेरिएबल ऐड हुआ है मैच्योरिटी लेवल। तो मैच्योरिटी लेवल इज़ बेसिकली यहाँ पे ये वो वाला मैच्योरिटी लेवल नहीं कि आदमी बड़ा होता जा रहा है उसमें अकल आती जा रही है, नहीं। यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल से आपका 2 चीज़ों का मतलब है। सबसे पहला कि आपकी गोल्स, ठीक है, विलिंगनेस टू वर्क। सबसे पहला है विलिंगनेस टू वर्क, एक जो इंसान है वो क्या काम करना चाहता है। दूसरा एबिलिटी टू वर्क।
उससे जो है वो डिफाइन होती है आपकी मैच्योरिटी। याद रखना, इस लीडरशिप थ्योरी में मैच्योरिटी का मतलब है विलिंगनेस टू वर्क एंड द एबिलिटी टू वर्क, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अभी तक हमने इस थ्योरी में क्या पढ़ा, हर्शे और ब्लैंचेट सिचुएशनल मॉडल में हमने पढ़ा, ये 1996 में आई थी, ठीक है। इसको हम लाइफ साइकिल थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम जो लीडरशिप स्टाइल है वो मैच करते हैं सबॉर्डिनेट की नीड के हिसाब से, और वो स्टेजेस में जाती है। और इसमें हमारी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3 एलिमेंट्स। सबसे पहला टास्क बिहेवियर कि क्या काम है, रिलेशनशिप बिहेवियर, और तीसरा है हमारा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में हमारा विलिंगनेस और एबिलिटी टू वर्क है। अब देखो, मैच्योरिटी को ही हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है R1। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना तो वो काम करना जानते हैं ना वो काम करना चाहते हैं। सो पीपल हु डोंट वांट टू वर्क एंड हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एंड दे डोंट नो हाउ टू वर्क बेसिकली। तो R1 फॉलोअर्स आर अनेबल टू कंप्लीट देयर टास्क बिकॉज दे लैक प्रॉपर स्किल्स। उनके पास ना तो स्किल्स होती है, ठीक है, ना वो काम करना जानते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अनेबल टू कंप्लीट द टास्क बिकॉज दे लैक प्रॉपर स्किल्स एंड दे आर अनमोटिवेटेड। तो ये होते हैं हमारे R1। R1 के बाद भी है R2। R2 में क्या हो गया कि लोग अब यहाँ पे ना आपको क्या देना है, ये ना सेम आ गया। R1 और R2 एक जैसा हो गया, बट मैं आपको बता देती हूँ इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। R2 जो होते हैं ना, दे आर विलिंग टू वर्क। R2 जो है दे आर विलिंग टू वर्क बट दे आर अनेबल टू वर्क। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दे आर विलिंग टू वर्क बट दे आर अनेबल टू वर्क। मतलब वो काम करना चाहते हैं बट लेकिन वो उनको काम करना आता नहीं है। तो वो क्या हो गए हमारे R2, ठीक है। अब R3, तो पीपल हु आर अनेबल टू वर्क, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अनेबल टू वर्क प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका विलिंग। दे आर मोटिवेटेड, उनके पास स्किल्स नहीं है, दे आर विलिंग टू वर्क। अब R3 क्या होता है कि अब वो एबल है बट लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। मतलब दे आर एबल बट वो काम नहीं करना चाहते, उनको हम बोलते हैं R3। R4 होता है दे आर बोथ एबल एंड दे आर विलिंग टू वर्क। दे हैव द नेसेसरी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस प्लस दे हैव द कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू कंप्लीट देयर टास्क। तो इसमें ना ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, अगर आप देखो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, R1 एंड R4। तो R1 में क्या है कि आपको दे आर विलिंग ऑल्सो, मैच्योरिटी जो है उनकी अच्छी है, विलिंग ऑल्सो, और ये जो सॉरी दे आर नॉट विलिंग, अनविलिंग, मैच्योरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एंड दे आर अनएबल टू डू, मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो R4 दे आर एबल टू डू और दे आर विलिंग टू डू, स्किल्स भी है और करना भी जानते हैं। R2 में आप ऐसे याद कर सकते हो इसको कि उनको ना करने को, उनको लगा कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, तो विलिंगनेस उनके अंदर आ गई पर एबिलिटी नहीं आई। और तीसरे में आपके पास एबिलिटी आ गई और विलिंगनेस नहीं आई। तो इसमें एक चीज़ है एक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे जो है मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सो दिस इज़ R1 अनेबल, ठीक है, एंड अनविलिंग, एंड R2 विलिंग, क्षमता बोला कि करना है बट क्षमता उसके अंदर आई नहीं है। R3 एबल एंड अनविलिंग, R4 एबल एंड विलिंग, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हेयर। एंड देन वी हैव द टास्क बिहेवियर कैसा होगा, मतलब टास्क बिहेवियर कैसा होगा, रिलेशनशिप। ये तो मैच्योरिटी की बात चल रही है, ठीक है, ये तो मैच्योरिटी की बात चल रही है। तो इसके 2 एलिमेंट्स और थे, एक रिलेशनशिप बिहेवियर और एक टास्क बिहेवियर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहला है हमारा टेलिंग। अब मैं यहाँ से बता रही हूँ टेलिंग। अब टेलिंग का क्या मतलब है, जिन लोगों को नहीं पता उनको क्या करना है, तो उनको तो आप बताओगे ना कि क्या करना है। बेसिकली टेलिंग स्टाइल जो है वो डायरेक्टिव स्टाइल है, मतलब आप सामने वालों को डायरेक्ट कर रहे हो। इट इज़ अ डायरेक्टिव स्टाइल, जिसको हम बोलते हैं ना कि इसमें हमारा जो है हाई टास्क होता है, मतलब हमारा हाई टास्क सामने वाले को आपको बताना पड़ता है कि वो किस तरीके का जो है। यहाँ पे देखोगे ना आप हाई टास्क बिहेवियर। मैं ये ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ये हाईलाइट लेके। तो लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पे जो आपका ये जो टेलिंग स्टाइल है ना, टेलिंग स्टाइल में
आपका जो टास्क बिहेवियर है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को डायरेक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है, दे आर अनेबल टू डू। तो अनेबल टू डू तो आपको उनको बताना पड़ेगा ना कि भाई सामने वाले को इमेच्योर है ना, तो दे आर अनेबल टू डू एंड दे आर नॉट विलिंग टू डू। तो उनको आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को कि भाई ऐसे काम करना है, और आप उनके साथ इतना अच्छा भी रिलेशन भी नहीं रख सकते। तो उनका रिलेशनशिप बिहेवियर भी काफ़ी लो होता है। क्यों? क्योंकि अभी आप इसलिए नहीं रख सकते रिलेशन, क्योंकि फिर वो आप उनको, अगर आप उनके साथ थोड़े स्ट्रिक्ट नहीं होगे तो वो काम सीखेंगे कैसे, राइट? तो ये जो है यहाँ पे आपका टेलिंग स्टाइल में क्या होता है, ये हाई होता है टास्क बिहेवियर, आप डायरेक्ट करते हो उनको, ठीक है। और सबॉर्डिनेट्स की जो मेचोरिटी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क, ठीक है। अब ये हो गया टेलिंग, मतलब आप सामने वाले को समझा रहे हो कि काम कैसे करना है। उसके बाद आपका होता है बेसिकली सेलिंग स्टाइल। अब नाउ व्हाट इज सेलिंग स्टाइल, लेट मी चेंज द कलर। सेलिंग स्टाइल क्या है? अब सेलिंग स्टाइल होता है, मतलब यहाँ पे ना आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छी होती है, हाई होती है, और आपका जो क्या कहते हैं टास्क बिहेवियर है वो भी कहीं ना कहीं हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस स्टेज में वो दे आर विलिंग टू डू द वर्क, तो वो काम करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिहेवियर भी उनके साथ अच्छा होता है, और उनको काम भी देते हो। अब वो नहीं कर सकते वो बात अलग है, बट लेकिन दे आर विलिंग टू वर्क, तो वो अपना बेस्ट देते हैं। तो इसमें हमारे हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पे ना एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो है आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे उनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि सामने वाले को डायरेक्शंस दे, ठीक है। इसीलिए हम इसको हाई टास्क रखते हैं। बस सिर्फ इसमें डायरेक्शन का ऑटोक्रेटिक स्टाइल, सब कुछ ऑटोक्रेटिक से मिलता जुलता स्टाइल फॉलो होता है। यहाँ पे डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, प्लस सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो काम करने के लिए विलिंग है, तो आप उनको सपोर्ट करो। अब ये जो पार्टिसिपेटिव स्टाइल है ना, अब ये जो है हमारा तीसरा स्टाइल है पार्टिसिपेटिव स्टाइल। तो इसमें मैं अगर आपको बताऊँ पार्टिसिपेटिव स्टाइल, ठीक है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे ना आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। अगर आप देखो तो हाई रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो काम दे आर एबल टू इम्प्रेस, तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं वो अनविलिंग होते हैं, तो उनका टास्क बिहेवियर जो है वो कम होता है। तो उनको ना मोटिवेट करना पड़ता है। तो मोटिवेट करने के लिए आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप बिहेवियर अच्छा बनाना पड़ेगा, तो आप उनको तभी मोटिवेट कर पाओगे। इस तरीके से आप इसको याद करो। तो पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, दे आर एबल टू डू एंड दे आर अनविलिंग टू डू। तो रिलेशनशिप बिहेवियर अच्छा होता है, कहीं ना कहीं टास्क बिहेवियर जो है वो इतना अच्छा नहीं होता है। उसके बाद होता है डेलीगेटिंग। नाउ डेलीगेटिंग इज वेयर मतलब उनको ना तो सपोर्ट की ज़रूरत है ना डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो इनको टास्क बताने की ज़रूरत नहीं है इतना कि भाई आपको, क्योंकि उनको पता है कैसे काम करना है, और उनको जो है आप इतना रिलेशनशिप की भी ज़रूरत नहीं है, उनको बस डेलीगेट करना है अपना काम, क्योंकि उनके पास एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ रही है, ठीक है। ये थ्योरी आपको समझ में आई है। इस थ्योरी में हमने लेट मी फाइंड अ एम्प्टी स्पेस, अभी मेरे पास नहीं है, यहाँ पे करते हैं थ्योरी, ठीक है। तो इस थ्योरी में अभी हमने क्या पढ़ा, ठीक है। अब मैं एक बार ना आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले वेयर इज माई पेन, हर, शे एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल मॉडल, ठीक है। ये कब आया था? 1996 में आया था। इसको सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी बोलते हैं, इसको लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। हमारा जो लीडरशिप स्टाइल है कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी के साथ डील करता है। अब इसमें जो है हमारे 4 स्टाइल होते हैं बेसिकली। यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है हमारा रिलेशनशिप बिहेवियर, दूसरा है टास्क बिहेवियर, ठीक है। तीसरा है मैच्योरिटी लेवल। तो रिलेशनशिप और टास्क बिहेवियर तो आपको पता है क्या होता है। टास्क बिहेवियर, लीडर आर लाइकली टू ऑर्गेनाइज एंड डिफाइन द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ देयर ग्रुप, दे डिसाइड व्हाट एक्टिविटी द members are going to do, where, how the tasks are to be accomplished. Relationship behavior is that how the leader is going to maintain the personal relationship with the subordinates by opening up the social and emotional support, active listening and psychological probes, ऐसे इस तरीके से। And now then you have maturity level। तो maturity level आपकी 4 तरह की होती है। The first one is
The first one is R1, then you have R2, then you have R3, then you have R4. Now R1 में जो है हमारा काम होता है, यहाँ पे people they are unable to do and they are not willing to do. ठीक है, तो उनके लिए जो है हमें कौन सा स्टाइल, लेट मी चेंज द कलर, दे आर अनेबल टू डू एंड दे आर नॉट विलिंग टू डू. ठीक है, तो उनके लिए हमें टेलिंग स्टाइल फॉलो करना पड़ता है, उनको डायरेक्शन देनी पड़ती है ना, तो उनके साथ रिलेशनशिप जो है इतना अच्छा नहीं रहता, पर टास्क हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं, तो हाई टास्क स्ट्रक्चर होता है. फिर होता है R2, वहाँ पे दे आर विलिंग टू डू बट दे आर नॉट एबल टू डू. तो रिलेशनशिप आप कहीं ना कहीं उनके साथ क्या रखते हो, ठीक रखते हो, रिलेशनशिप भी ठीक रखते हो, टास्क भी ठीक रखते हो. अब R3 जो है बेसिकली उसमें क्या होता है, आप यू आर एबल टू डू बट यू आर नॉट विलिंग टू डू. तो यहाँ आप इसमें पार्टिसिपेटिव स्टाइल फॉलो करते हो और डेलीगेटिंग में आपके चार दोनों चीज़ें क्या होती है, अच्छी होती है. ठीक है, तो ये है अब आपका डेलीगेटिंग स्टाइल. लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप स्टाइल, लीडर अलाउ द ग्रुप टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर टास्क डिसीजन. ठीक है, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल क्या है, लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप स्टाइल, जहाँ पे आप यू शेयर योर आइडियाज एंड डिसीजन. सेलिंग स्टाइल जो है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा सेलिंग वाला, टेलिंग वाला, तो इसको एक बार रीड करो है ना, आई होप आपको ये समझ में आए. फिर उसके बाद है आपकी हाउस पाथ गोल थ्योरी. ठीक है, हाउस पाथ गोल थ्योरी जो है वो 1970 के अराउंड दी गई थी. ठीक है, किसके द्वारा, मार्टिन इवेंस के द्वारा. ठीक है, ओरिजिनेट वहाँ से हुई है बट लेकिन इसको एक्सपेंड किया था तो रॉबर्ट जे हाउस ने कब, 1971 में. ठीक है, तो इसमें पाथ गोल थ्योरी नाम से ही आपको पता लग रहा है, तो लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है फॉलोअर्स को, उनके परसेप्शंस को चेंज करता है कि वो अपने गोल को अचीव करे बेसिकली. तो यहाँ पे जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीडर इज टू सेट द क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि इसके ऊपर लीडर का मेन काम क्या होता है कि वो ऑब्जेक्टिव सेट करे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को देख के और वर्क एनवायरनमेंट को देख के, और एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल चूज़ करे जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. तो पाथ गोल थ्योरी क्या होती है, बेसिकली लीडर नीड टू सेट द क्लियर ऑब्जेक्टिव. पाथ गोल मतलब एक रास्ता जो है लीडर को बनाना है, क्लियर ऑब्जेक्टिव जो है सेट करने हैं, और दो चीज़ों को देख के, एक तो एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक को देख के और एम्प्लॉय के वर्क एनवायरनमेंट को देखकर. तो एक लीडर को रास्ता बनाना है, पाथ बनाना है, क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं फॉलोअर्स के लिए, एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक को देख के और वर्क एनवायरनमेंट को देख के, और फिर उनको मोटिवेट करना है, एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना है ताकि वो गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके. तो यहाँ पे ना 4 लीडरशिप स्टाइल फॉलो होते हैं, तो मिलते जुलते हैं, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड. ठीक है, तो आपका जो डायरेक्टिव है, तो ये नाम से ही आपको पता लग रहा है. देखो, ये कराने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसका जो नाम है वो क्यों पड़ा. लेट मी रब इट, गिव मी अ सेकेंड. इसका जो नाम है वो पाथ गोल क्यों पड़ा, तो ये इसलिए पढ़ा, दिस थ्योरी इज कॉल्ड पाथ गोल थ्योरी बिकॉज इसका जो मेजर कंसर्न है वो क्या है, लीडर इन्फ्लुएंस करता है. लीडर इन्फ्लुएंस करता है किसको, फॉलोअर्स को. ठीक है, बताता है उनके जो मतलब बेसिकली लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है फॉलोअर्स को, उनके जो वर्क गोल्स हैं, उनके जो पर्सनल गोल्स हैं, उनके जो मतलब रास्ता है गोल्स को अचीव करने का. इसमें लीडर का जो बिहेवियर है उसका मेन गोल क्या होता है कि उनको मोटिवेट करना है. लीडर का क्या काम होता है, मोटिवेट करना है और सेटिस्फाई करना है किसको, फॉलोअर्स को, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें. ठीक है, तो लीडर इन्फ्लुएंस करता है फॉलोअर्स को, उनके जो वर्क गोल, पर्सनल गोल्स हैं उनकी तरफ उनका परसेप्शन चेंज करता है. उसका काम होता है मोटिवेट करना और सेटिस्फाई करना ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके. डायरेक्टिव होता है कि लीडर जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, सबऑर्डिनेट्स को बताता है कि एक्चुअली व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. वही डायरेक्टिव डायरेक्शन देना, कंट्रोल करता है बिहेवियर को. तो बेसिकली डायरेक्टिव बिहेवियर इज व्हाट मस्ट बी डन, मतलब डायरेक्टिव बिहेवियर डायरेक्ट करना, व्हाट मस्ट बी डन, हाउ इट मस्ट बी डन, and then
what must be done, how it must be done, and when it must be done. How it must be done, when it must be done, and what must be done. तो ये चीज़ जो है ये देखता है ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन और रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट, मतलब ये बताता है कि सबऑर्डिनेट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, सबऑर्डिनेट से अब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और सबऑर्डिनेट को भी कन्वे करता है कि भाई उनको क्या, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उनको किस तरह का काम करना है. नाउ सपोर्टिव इज लीडर इज फ्रेंडली टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट, ही इज मोर कंसर्न अबाउट इट. तो कहीं ना कहीं थ्योरी मिलती है कि ओपन है, वार्म है, फ्रेंडली है लीडर. देन पार्टिसिपेटिव इज बेसिकली लीडर बिलीव्स इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये कंसल्ट करता है सबऑर्डिनेट्स और इम्पोर्टेंट डिसीजंस को. Achievement oriented. Now what is achievement oriented is basically the leader set the challenging goals and encourage employees to reach the peak performance, ठीक है. It set high performance goals and show confidence in people abilities. तो कहीं ना कहीं लीडर जो है वो चैलेंजिंग गोल सेट करता है, एनकरेज करता है लोगों को ताकि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पर पहुंच सके और अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सके. तो आपको शुरू में मैंने एक बात बताई थी, लीडर जो है वो गोल सेट करते हैं कंसीडरिंग द एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट. अब सबऑर्डिनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेसिकली कि एम्प्लॉय की नीड्स क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, परसीव्ड एबिलिटी कैसी है, विलिंगनेस टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन, एंजाइटी. तो अगर द फॉलोअर आर हाईली इनेबल, सो डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो होगी. अगर अनेबल नहीं है, दे आर एबल, तो सपोर्टिव स्टाइल फॉलो होगी. तो यहाँ पे जो है बेसिकली लोकस ऑफ कंट्रोल और सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें देखी जाती है. उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट. वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट में बेसिकली फॉर्मल अथॉरिटी कैसी है, मतलब पावर कैसी है, टास्क स्ट्रक्चर कैसा है, टीम कैसी है, बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोल के बाहर है, एम्प्लॉय कंट्रोल के बाहर है. तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ जो है सिंपल एंड रूटीन फॉलो करते हैं तो उनको जो है सपोर्टिव स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, या फिर मतलब ये डिपेंड करता है कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है. अगर लोग जो है एक दूसरे में कड़वाहट कम है, मतलब मिल के काम करते हैं, तो सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर सकते हैं. और अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टीम है तो डायरेक्टिव स्टाइल फॉलो कर सकते हैं. तो मतलब कि यहाँ पे जो लीडर का जो स्टाइल है कहीं ना कहीं वो वर्क एनवायरनमेंट और एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड करता है. तो हमारे पास इसका जो डायग्राम है बहुत ही अच्छा डायग्राम है. 4 लीडरशिप स्टाइल होते हैं. डायरेक्टिव लीडर टेल्स, कन्वेज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू इट, एंड कि उनको क्या एक्सपेक्ट किया जाता है. सपोर्ट करना बेसिकली सॉफ्ट कॉर्नर होता है. ओपन, वार्म, फ्रेंडली, पार्टिसिपेटिव होता है. अचीवमेंट ओरिएंटेड. और ये जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं इसमें हमारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं सबऑर्डिनेट्स के, एबिलिटी एंड देन वी हैव वर्क एनवायरनमेंट फैक्टर, टास्क, फॉर्मल अथॉरिटी, प्राइमरी ग्रुप. एंड देन जो डिजायर्ड आउटकम है वो आपका क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ लीडर होगी, मोटिवेशन होगा और जॉब परफॉर्मेंस होगा. तो ये जो है आपका क्या होता है, डिजायर्ड आउटकम होता है, ठीक है. तो ये आपकी पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है. उसके बाद वी हैव विक्टर ब्रूम एंड जागो contingency model. Actually it was given by Victor and Broom. Victor, Broom, Philip Yatten in 1973, but later author Jago added some new things to it, and it was reformulated, मतलब reformulating नहीं करेंगे, with new improvements और new additions जो है वो कब दी थी उन्होंने 1988 में, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये थ्योरी है ना, इसमें ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि सिचुएशनल वेरिएबल्स इंटरैक्ट विद द पर्सनल एट्रीब्यूट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर एंड रिजल्ट इन लीडर बिहेवियर. मतलब जो सिचुएशंस हैं वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ के साथ, ट्रेट्स के साथ, पर्सनल एट्रीब्यूट के साथ कंबाइन करती है, तब लीडर बिहेवियर निकल के आता है. अब इसमें ना आपकी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. डिसीजन क्वालिटी, लेट मी टेक अ पेन. डिसीजन क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ अ डिसीजन, इसको आप क्या बोलते हो, डिसीजन क्वालिटी या क्वालिटी ऑफ अ डिसीजन एक ही बात है, ठीक है. द क्वालिटी ऑफ अ डिसीजन इज़ व्हेन बेस्ट अल्टरनेटिव चूजन. मतलब कि आप एक बहुत अच्छा डिसीजन लेते हो कब, जब आपने बहुत अच्छा अल्टरनेटिव अपने मतलब एक अच्छा फैसला लिया है, ठीक है. बेस्ट अल्टरनेटिव इज चूजन. उसमें जो है कि यहाँ पे आपने क्या किया है कि जो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, ठीक है. तो ये जो है
कहीं ना कहीं आपको बेस्ट उसमें से चूज़ करना होता है और वो दूसरों को इतना ज़्यादा अफेक्ट ना करे. तो हाउ क्रिटिकल इट इज़ टू अराइव एट द करेक्ट डिसीजन. वाइल बिजनेस शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक राइट चॉइस, सम चॉइसेस आर इंपॉर्टेंट देन अदर्स. अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चॉइसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और कुछ चॉइसेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती. तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन हमें यही बताता है सबसे पहला कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन अच्छा कब है, जब आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ किया है. दूसरा, क्वालिटी कुछ डिसीजन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कॉफ़ी मशीन कहाँ रखनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है, बट लेकिन काम कैसे करना है ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है. तो किसी भी चीज़ को लीडर को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ द डिसीजन कैसा है. डिसीजन एक्सेप्टेंस क्या है. डिसीजन एक्सेप्टेंस क्या है कि जो भी आप डिसीजन लोगे कहीं ना कहीं वो सबऑर्डिनेट्स को इम्पैक्ट करेगा. ठीक है, तो अगर वो इम्पैक्ट करता है तो आपको कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स को भी उसमें जो है इन्वॉल्व करना चाहिए. एनी डिसीजन दैट इज़ इम्पैक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स दे शुड बी इंक्लूडेड इन इट. और डिसीजन टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक्यूरेट डेडलाइन क्रिएट होती है. ठीक है, और ये जो है इसमें हम ये बताते हैं कैसे वो काम करता है, किस तरीके से. अब हमारी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन, क्वालिटी, सबऑर्डिनेट कमिटमेंट और टाइम कॉन्स्टेंट. इसके बाद जो है हमारे ना इसमें बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल है, बहुत सारे तो नहीं, 5 है. तो सबसे पहला जो लीडरशिप स्टाइल है वो है ऑटोक्रेटिक. चलो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं देर हो गई, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप ना हो गई. सबसे पहला जो स्टाइल है वो है ऑटोक्रेटिक. नाउ ऑटोक्रेटिक इज बेसिकली व्हेन द लीडर मेक हिज ओन डिसीजन. मतलब लीडर जो है अपने खुद के डिसीजन लेता है, वो उसको ही डोंट वांट समवन एल्स इनपुट, ही डोंट वांट हिज फॉलोअर्स इनपुट. तो लीडर मेक हिज ओन डिसीजन यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज रेडिली अवेलेबल टू हिम. दिस इज कम्प्लीटली ऑटोक्रेटिक. ठीक है, पूछता भी नहीं है, ही इज नॉट आस्किंग एनीवन. देन वी हैव autocratic type 2. Now autocratic type 2 is, now leader collect the required information from the followers. He will collect the required information, but decision he will make alone. अब problem or decision may or may not be informed to followers. Follower involvement is just providing information. मतलब the followers only have to provide. पहले मैं कहता leader will get the information by himself, he will make the decision by himself, completely autocratic. In type 2 he will collect the information from the subordinates but he will not involve them. Then you have consultative type 1. Now consultative type 1 is leader shares problem to the relevant the followers, to the relevant followers. Now he is sharing the problem with the relevant followers individually and is taking their ideas and suggestion individually and is making the decision alone. Now here the followers do not meet, they are not meeting each other. They leader may or may not reflect their follower influence. So follower involvement is at the level of providing alternative individually. That means the leader will share the problem with the followers individually and individually will take the suggestion. And now it is up to the leader whether he want to apply their decisions or not. And then you have consultative part 2. And now consultative, here the leader shares the problem to the relevant followers as a group. Now here the problem is solved. The problem is the followers are discussed. The problem is discussed with the followers as a group. Their ideas are taken, their suggestions are taken, and the decision is made alone. Again, the decision is made alone. Followers meet each other, they discuss the alternative with each other, but the leader decision may or not may reflect the follower influence. Now in consultative time 1, the persons are not meeting, the followers are not meeting individually, they are sharing the problem. In consultative type 2, they are meeting, they are sharing the problems. And then group type 2 is basically, it doesn't have any type 1. Leader discusses the problem and situation with the followers as a group and seek their ideas and suggestions through brainstorming. Leader accept any decision and does not try to force his or her idea. Decision accepted by the group is the final one. तो यहाँ पे जो लीडर है वो मीट करते हैं, डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम, लीडर डिसीजन लेता है, मैनेजर एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट्स एनी सोल्यूशन विच हैव सपोर्ट ऑफ द एंटायर ग्रुप. मतलब जो भी डिसीजन है वो एंटायर ग्रुप की सपोर्ट से होता है. तो अभी तक हमने क्या देखा, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे. क्वालिटी ऑफ द डिसीजन, क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मैटर्स की
कुछ डिसीजंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ डिसीजंस आपके इंपॉर्टेंट नहीं होते. देन यू हैव डिसीजन एक्सेप्टेंस. Now after decision acceptance you have decision timing. And these three are very important: quality of the decision, decision acceptance and decision timing. ठीक है. आप डिसीजन टाइमिंग, इसके बाद आपके जो है 5 फॉरवर्ड स्टाइल होते हैं. ऑटोक्रेटिक टाइप 1 वेयर लीडर जो है किसी से पूछता नहीं है कुछ भी एंड ही जस्ट मेक्स हिज ऑल डिसीजन अलोन and now he takes the suggestions but it collects the information only and then जो है information collect करने के बाद decision अपना. कंसल्टेटिव में इंडिविजुअली सबसे डिस्कस करते हैं, कंसल्टेटिव पार्ट 2 में एज अ ग्रुप डिस्कस करते हैं और ग्रुप बेस्ड में ग्रुप की मदद से डिसीजन लेते हैं और एज ग्रुप उसको एक्सेप्ट करता है, वही डिसीजन फाइनल होता है. ठीक है. इसमें ना कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं ये मॉडल में, वो जिसकी मदद से ट्री बनता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि is there a quality requirement? Do you have a sufficient information to make the high quality this decision? Is the problem structured? Is it is accepted by the subordinate? Is the decision made by himself? Do the subordinate share organizational goal? Is a conflict among subordinates likely to obtain the preferred solution? तो इस तरीके के हमारे जो हैं इसमें क्वेश्चंस होते हैं 6-7 और फिर इन 6-7 क्वेश्चंस की वजह से आप जो है एक लीडरशिप वो फॉलो बनाते हो. जैसे ये लीडर होता है ना. ऑटोक्रेटिक टाइप 1 2 है, A1 AI, A2 कंसल्टेटिव CI, CI2 एंड देन ग्रुप बेस्ड. अब ग्रुप बेस्ड लीडर है जो इसमें क्या होता है बेसिकली प्रॉपर मीटिंग्स होती है. प्रॉपर मीटिंग्स होती है, फॉलोअर भी अपने इनपुट देते हैं, फिर फॉलोअर जो है फिर डिसीजन देते हैं और एक्सेप्ट होता है. ठीक है, ये चीज़ होती है. उसके बाद यहाँ पे AI में कुछ डिसीजन जो है खुद ही लेता है सामने वाला लीडर. तो यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है फॉलोअर्स से. यहाँ पे सिर्फ फॉलोअर्स इंफॉर्मेशन देते हैं, दे ओनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इसीलिए सिर्फ वन साइडेड एरो जा रहा है. अब CI में जो है वो इंडिविजुअली डिस्कशन भी होता है और इंफॉर्मेशन भी शेयर होती है. यहाँ पे जो है CI2 में जो है मीटिंग होती है, प्रॉपर ग्रुप मीटिंग होती है, फिर उसके बाद डिस्कशन होता है. तो इस तरीके से हम ये बना रखा है. अगर आपको ये पता है तो आप आराम से इनको याद कर पाओगे. ठीक है, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. उसके बाद एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डायग्राम है ये भी एक डिसीजन ट्री है कि सिचुएशंस के हिसाब से डिपेंड करता है कि इज़ द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन इम्पॉर्टेंट, येस और नो. अगर क्वालिटी ऑफ द डिसीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है. दूसरा, इस टीम कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर द डिसीजन. अगर टीम कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट है, येस, और टीम कमिटमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप ऑटोक्रेटिक रूल 1 फॉलो कर सकते हैं. मतलब क्वालिटी ऑफ द डिसीजन भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, टीम कमिटमेंट भी इंफॉर्मेशन नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप A1 यूज़ कर सकते हो. बट अगर इम्पॉर्टेंट है तो अगर टीम सपोर्ट चाहिए, येस और नो, तो अगर नहीं चाहिए तो उस हिसाब से. तो ये पूरा ना एक ट्री बन रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है. इसलिए मैंने ये सिंपल सा डायग्राम ढूंढा आपके लिए और ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि इसमें आपके खुद डिसीजन ले रहे हैं लीडर. यहाँ पे सामने वाले से थोड़े से इनपुट ले लिए, यहाँ पे दोनों साइड से इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअली, यहाँ पे मीटिंग होती है प्रॉपर, GI में प्रॉपर मीटिंग होती है और फिर डिसीजंस लिए जाते हैं. तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो. वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट. आगे से मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा वीडियो छोटा बनाऊँ और मैं ना MCQs भी डालूँगी. So please follow, like, share and subscribe. Thank you.